हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ना स्टार्ट करने वाले हैं गुप्त पीरियड के बारे में। आपको पता है इससे पहले मैं आपको मौर्य पीरियड के बारे में कंप्लीट पढ़ा चुकी हूँ। इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको कंप्लीट अशोक के बारे में पढ़ा दिया था। अशोक का कैसे कार्यकाल रहा, कलिंग युद्ध क्या था, उसके अभिलेख क्या थे, शिलालेख क्या थे, ठीक है, स्तूप क्या थे, ये सारा का सारा हम पढ़ चुके हैं, जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये क्लास मैं आपके चंडीगढ़ पीआरटी और इसके साथ साथ एनटीटी के सिलेबस को ध्यान में रखकर ये क्लासेस बना रही हूँ। आपको इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपके एग्जाम से पहले ये क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी, क्योंकि बहुत थोड़ी सी क्लासेस आपकी ये गुप्त काल का आधा पीरियड आज की क्लास में करा दूंगी और आधा पीरियड हम कल की क्लास में कंप्लीट पढ़ लेंगे। तो 2 क्लासेस में हमारा गुप्त पीरियड कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमारी थोड़ी सी ही क्लासेस रहेंगी, जिसमें से 1-2 क्लासेस ज्योग्राफी की रहेंगी, 1-2 क्लासेस आपके इंडियन पॉलिटी की रहने वाली है और 1-2 क्लासेस आपके इकोनॉमिक्स की रहेंगी, जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको करा रही हूँ। ठीक है, वैसे तो बहुत सारा सिलेबस होता है, बट आपके सिलेबस में सिर्फ यही टॉपिक मेंशन है, तो हम यही पढ़ लेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए आप में से किसी का मन करता है एक्स्ट्रा टॉपिक्स पढ़ने का, तो आप ल्यूसेंट की बुक में से भी पढ़ सकते हैं। और अगर किसी को हमारे ये टॉपिक वाइज नोट्स चाहिए हैं, तो आप एग्जाम फैक्ट अकेडमी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर आपको ये नोट्स जो है पेड सेक्शन में देखने को मिलेंगे। तो अब हम स्टार्ट कर देते हैं गुप्त काल के बारे में पढ़ना। जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारे यहाँ पर मौर्य साम्राज्य था। मौर्य साम्राज्य के बाद में कुछ टाइम पीरियड खाली रहा, जैसे हम किसके नाम से जानते हैं, मौर्योत्तर पीरियड के नाम से जानते हैं। इस मौर्योत्तर पीरियड में जैसे कुषाण आए, सातवाहन आए और अलग छुटपुट जो वंश थे वो देखने को मिले। ठीक है, क्योंकि हमें मौर्योत्तर पीरियड तो नहीं पढ़ना है, हमें गुप्त काल पढ़ना है, तो इसको थोड़ा सा लिंक करके पढ़ लेते हैं। मौर्य साम्राज्य के विघटन से रिक्त हुए स्थान को भरने के लिए कुषाण और सातवाहनों ने सीमित प्रयास किया। जैसा कि मैंने आपको बताया, अभी यहाँ पर क्या था, मौर्य पीरियड था, लेकिन मौर्य पीरियड जो था उसके बाद यहाँ पर एक शांति सी छा गई थी। यानी कि यहाँ पर जो छोटे छोटे राजा थे वो उभरकर सामने आने लगे, जिसमें से कुषाणों ने और सातवाहनों ने अपना जो शासन है उसको स्थापित करने का भरपूर प्रयास किया था। 3री सदी में भारत में 3 नए राजवंशों का उदय हुआ। मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में नागवंश, दक्कन में वाकाटक और पूर्वी भारत में गुप्त वंश का उदय हुआ। तो उसी समय में, जैसे इस टाइम पीरियड तक 3री सदी का टाइम पीरियड था, और इसी समय में जैसे जो एमपी का इलाका है, एमपी के जो पश्चिमी भाग है, वहां पर किसका उदय देखने को मिलता है, नागवंश का। ऐसे ही जो दक्कन का एरिया था, दक्कन में वाकाटक देखने को मिले और पूर्वी भारत में गुप्त वंशों का उदय हुआ। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका गुप्त पीरियड से स्टार्ट है। गुप्त पीरियड जो है वो कहां पर देखने को मिलता है, पूर्वी भारत में देखने को मिलता है। गुप्त साम्राज्य मौर्य साम्राज्य जितना विशाल तो नहीं था, पर लगभग 1 शताब्दी तक इसने भारत पर राजनीतिक एकता के सूत्र में इसने भारत को बांधे रखा। इसमें यह कहने का प्रयास किया जा रहा है कि आपको मैंने बताया था, जो मौर्य पीरियड था, मौर्यों ने क्या किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने अखंड भारत की स्थापना की थी और संपूर्ण भारत पर क्या किया था, अधिकार स्थापित किया था। अब यहाँ पर इस पॉइंट का ये मतलब है कि गुप्त साम्राज्य जो है वो इतना ज्यादा विस्तृत तो नहीं था, लेकिन इसका टाइम पीरियड जो है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। लगभग 1 शताब्दी के आसपास गुप्तों का यहाँ पर क्या रहा, शासन रहा था। तो इसलिए गुप्त साम्राज्य जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसे हम क्या कहते हैं, गोल्डन पीरियड के नाम से भी जानते हैं। कहीं कहीं पर इसको गोल्डन पीरियड लिखा है या स्वर्ण काल लिखा है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि हिस्ट्री का गोल्डन पीरियड किसे कहा जाता है, तो गुप्त साम्राज्य को हम किसके नाम से जानते हैं, गोल्डन पीरियड के नाम से जानते हैं। गुप्त साम्राज्य राजनीतिक शक्ति और सदृढ़ता के साथ साथ कला का, साहित्य का, संस्कृति और विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए भी क्या है, विख्यात है। तो ये किस किस के लिए जाना जाता है गुप्त साम्राज्य, आपको पता होगा। गुप्त साम्राज्य आने के साथ ही यहाँ पर जैसे ईंटों के साक्ष्य देखने को मिले, मंदिरों के साक्ष्य देखने को मिले, साहित्य देखने को मिला, संस्कृति, विज्ञान, कला जो है वो बहुत ज्यादा उभर कर सामने आई। तो ये सारे के सारे जो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, अलग अलग क्षेत्र में उत्कृष्टता जो है वो देखने को मिलती है। गुप्त साम्राज्य का उदय कब होता है, 3री शताब्दी के अंत में। कहां पर देखने को मिलता है, कौशाम्बी में देखने को मिलता है। तो आपसे पूछा जा सकता है गुप्त साम्राज्य का उदय कब होता है, तो 3री शताब्दी के अंत में कौशाम्बी में हुआ था। तो ये याद रख लेना है, कहां पर होता है, कौशाम्बी में, और कब होता है, 3री शताब्दी में। तो ये पॉइंट क्या है आपका, इंपॉर्टेंट है, इसको आप टिक कर सकते हैं क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है।
इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, आरंभ में उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य में फैले गुप्त साम्राज्य का महत्वपूर्ण राज्य उत्तर प्रदेश था। यानी कि जो गुप्त पीरियड है, गुप्त पीरियड में जो इंपॉर्टेंट रहा था वो क्या रहा, उत्तर प्रदेश और बिहार के आसपास का इलाका जो है वो गुप्त पीरियड के लिए क्या रहा, फेमस रहा था। आपको मैंने पहले भी बताया था कि जो ये मौर्य पीरियड था या मौर्य पीरियड से पहले का जो टाइम पीरियड था, जैसे नंदवंश था यहाँ पर, तो ये सारे के सारे कहां पर उभर कर सामने आए थे, मगध में उभर कर सामने आए थे। ये मगध ही कौन सा एरिया है जो आज बिहार के नाम से जाना जाता है। तो इसके आसपास जितने भी राजनीतिक एक्टिविटीज जो देखने को मिली वो यहीं पर देखने को मिली थी। तो ऐसे ही गुप्त पीरियड में देखने को मिलता है। गुप्त पीरियड में जो यूपी है और यूपी के साथ साथ बिहार जो है, इसमें क्या फैले हुए थे, गुप्त फैले हुए थे। तो यही पॉइंट यहाँ पर मैंने मेंशन किया है। आरंभ में उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य में फैले गुप्त साम्राज्य का महत्वपूर्ण राज्य क्या था, उत्तर प्रदेश था। ठीक है, तो ये कहां से देखने को मिलता है, कहां पर हमें इसके साक्ष्य देखने को मिले, उत्तर प्रदेश के आसपास हमें इसके साक्ष्य जो है वो देखने को मिलते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है गुप्त वंश की जानकारी के स्रोत। तो गुप्त वंश की जानकारी के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। जैसे आज भी अगर हम हिस्ट्री के बारे में कुछ सर्च करते हैं तो उसके बारे में हमें जानकारी मिलती कैसे है, या तो हम पुस्तकों से पढ़कर पता लगाते हैं, क्योंकि आज तो हमें बहुत सारे सोर्स मिल जाते हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हिस्ट्री का पता लगा सकते हैं। लेकिन पहले ऐसा कुछ नहीं था। पहले ना तो बहुत ज्यादा पुस्तकें लिखी जाती थी और ना इतनी ज्यादा जैसे जो पुस्तकों का प्रचलन है वो इतना ज्यादा नहीं था। तो उस समय में हमें कैसे पता लगता था, तो उस समय में अभिलेख लिखे जाते थे, प्रशस्ति लिखी जाती थी या शिलालेख लिखे जाते थे। ठीक है, उन सब से हमें जो इतिहास है उसके बारे में पता लगता था। तो अब यहाँ पर गुप्तों की वंशावली की जानकारी जो है वो हमें किससे पता लगती है, अभिलेखों से पता लगती है। तो गुप्त काल से संबंधित कुछ 42 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। गुप्त काल से संबंधित जो टोटल अभिलेख हैं वो कितने प्राप्त हुए हैं, 42 अभिलेख मिले हैं। इसके बाद है समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति। तो समुद्रगुप्त की क्या आएगी, प्रयाग प्रशस्ति में गुप्तों की जानकारी मिलती है। इसके बाद है चंद्रगुप्त सेकंड का मथुरा और गढ़वा अभिलेख भी देखने को मिलता है, जिसमें किसके बारे में बताया गया है, गुप्तों के बारे में जानकारी मिलती है। इसके बाद है कुमार गुप्त की मंदसौर प्रशस्ति भी कहां से मिलती है, इससे भी किसके बारे में पता लगता है, गुप्तों के पीरियड के बारे में पता लगता है। स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख, भितरी अभिलेख, एरण अभिलेख जो है ये भानुगुप्त का अभिलेख है, जिसमें सबसे पहली बार सती प्रथा का उल्लेख किया गया है। चंद्रगुप्त का महरौली स्तंभ जो है, जिसमें जिसे हम लोह स्तंभ के नाम से भी जानते हैं, ये दिल्ली के आसपास के एरिया में आपको देखने को मिलेगा, दिल्ली में है ये। ठीक है, और ऐसा कहा जाता है कि इसके ऊपर अभी तक जंग नहीं लगा, क्योंकि लोहे के ऊपर जंग लग जाता है अगर वो बहुत टाइम पीरियड तक हवा और पानी की नमी में रहता है तो। लेकिन ये जो महरौली स्तंभ है, जिसे हम लोह स्तंभ के नाम से भी जानते हैं, ऐसा कहा जाता है कि ये चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पीरियड का रहा होगा और उसी का नाम इस पर अंकित है, जिस पर क्या लिखा गया, चंद्र लिखा गया है, जिससे हमें क्या पता लगता है कि ये गुप्तों के टाइम पीरियड का ही रहा होगा। इसके बाद जैसे बहुत सारे मंदिर या इस टाइम पीरियड पर देखने को मिले, क्योंकि इससे पहले मंदिरों के साक्ष्य नहीं थे, इस टाइम पीरियड में मंदिर बनने शुरू हो गए। जैसे मंदिरों का अभिलेख है, स्तंभ है, मूर्तियां हैं, स्थापत्य कला है, इन सब की जानकारी हमें किससे मिलती है, सिक्कों से मिलती है। ठीक है, तो सिक्कों से भी जानकारी मिलती है हमें। इसके बाद गुप्तों के पूर्व और कुषाणों के बाद का काल भारतीय राजनीति में विकेंद्रीकरण तथा विभाजन का काल माना जाता है। तो ये पॉइंट आपका क्या है, इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या लिखा गया है, गुप्तों के पूर्व, गुप्तों से पहले और कुषाणों के बाद का काल जो है, क्योंकि ये भारतीय राजनीति में किसका काल था, विकेंद्रीकरण का या फिर विभाजन का काल माना गया। कुषाणों के बाद मध्य भारत के बाद के अधिकांश भाग पर मुरुडों का आधिपत्य स्थापित रहा और इन्होंने 250 ईस्वी तक क्या किया है, शासन किया है। तो ये पॉइंट क्या हो जाता है आपका, इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुषाणों के बाद यहाँ पर कौन एक्टिव हो गए थे, मध्य भारत के अधिकांश भाग पर किसका शासन रहा, मुरुडों का शासन रहा था। और ये कब तक रहे हैं, 250 ईस्वी तक रहे हैं। इसके साथ साथ जैसे गुप्त पीरियड जो था, गुप्तों की जाति को लेकर क्या पाया गया, मतभेद पाया गया। जैसा कि आपने मौर्यों के बारे में भी पढ़ा था, मौर्यों की जाति के बारे में भी क्या था, मतभेद था। जैसे बौद्ध ग्रंथों में उसे कुछ कहा गया था, हिंदू ग्रंथों में उसे अलग संज्ञा दी गई थी। तो ऐसे अलग अलग जो सोर्स थे वहां से उसकी जाति के बारे में क्या मिलता है, मतभेद देखने को मिलता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है
सभी मतों में गुप्तों के वैश्य जाति होने का मत सर्वाधिक उपयुक्त लगता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। आपको पता है उस टाइम पीरियड तक जो क्षत्रिय थे वही क्या बनते थे, ज्यादातर लड़ाइयां वगैरह करते थे, राजा बनते थे। लेकिन यहाँ पर जो गुप्त हैं, गुप्तों को इन्होंने क्या कहा है कि गुप्त किससे बिलोंग करते थे, ये वैश्य जाति से बिलोंग करते थे। वैश्य का मतलब क्या था कि जो व्यापारी थे, व्यापार वर्ग से बिलोंग करते थे, जो व्यापार क्या करते थे, बिजनेस करते थे, ठीक है, उनसे बिलोंग करते थे ये। इसके बाद चंद्रगुप्त सेकंड की पुत्री थी प्रभावती गुप्त। इसमें प्रभावती गुप्त के पूना ताम्रपत्र के अनुसार गुप्त जो है वो कौन से गोत्र के थे, धारण गोत्र के थे। तो ये पॉइंट भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर क्या लिखा है मैंने, चंद्रगुप्त सेकंड की पुत्री प्रभावती गुप्त के चूना ताम्रपत्र के अनुसार जो गुप्त थे वो कौन से किससे बिलोंग करते थे, धारण गोत्र से बिलोंग करते थे। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, कुमार गुप्त का बलसद अभिलेख तथा स्कंद गुप्त का भित्री स्तंभ लेख गुप्तों को वंशावली की क्या देता है, जानकारी देता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, कुमार गुप्त का बलसद अभिलेख, स्कंद गुप्त का भित्री अभिलेख, ये किसके बारे में जानकारी देता है, गुप्तों के बारे में जानकारी देता है। तो यहाँ पर आपसे सबसे पहली बात तो यही पूछा जा सकता है कि प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखाई थी। तो प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद में है, हरिशेन ने इसको लिखा है। ठीक है, तो हरिशेन ने इसे लिखा है और ये संस्कृत में लिखा गया। और किसके समय में लिखा गया, समुद्रगुप्त के समय में लिखा गया। क्योंकि आपको पता है उस टाइम पीरियड तक बहुत ज्यादा पुस्तकें नहीं लिखी जाती थी, तो ये क्या लिखाते, प्रशस्ति लिखवाते थे, जिसमें ये खुद की प्रशंसा कराया करते थे कि इस राजा के टाइम पीरियड में ये काम हुए थे। तो समुद्रगुप्त की क्या है, प्रयाग प्रशस्ति है। आपसे पूछा जा सकता है प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखवाई है, तो समुद्रगुप्त ने लिखवाई है। बलसद अभिलेख किसका है, कुमार गुप्त का है। तो ठीक है, तो क्या है, बलसद अभिलेख किसका है, कुमार गुप्त का। अगर आपसे भित्री स्तंभ अभिलेख के बारे में पूछा जाता है तो वो किसका है, स्कंद गुप्त का है। तो ये तीनों ही अभिलेख कहीं ना कहीं किसकी जानकारी दे रहे हैं, गुप्तों की वंशावली के बारे में हमें बता रहे हैं। इसके बाद शाक्यों के अनुसार गुप्त वंश का संस्थापक जो है वो कौन माना जाता है, श्री गुप्त माना जाता है। ये क्वेश्चन ना एग्जाम में आता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। जिसने नहीं पढ़ा होता ना वो सीधा चंद्रगुप्त टिक कर देता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो इसका संस्थापक था वो किसे माना जाता है, कौन है, श्री गुप्त है। तो श्री गुप्त जो है वो 240 से लेकर 319 ईस्वी तक रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर इसका टाइम पीरियड क्या रहता है, श्री गुप्त का टाइम पीरियड जो है 240 से 319 ईस्वी तक रहता है। और इसी टाइम पीरियड के बीच में इसका बेटा घटोत्कच भी रहता है। ठीक है, तो श्री गुप्त पहले कौन आएगा, पहले श्री गुप्त है। सेकंड नंबर पे अगर आपसे पूछा जाए तो इसका बेटा क्या है, घटोत्कच है। ठीक है, तो श्री गुप्त का बेटा कौन है, घटोत्कच। घटोत्कच का बेटा जो है वो कौन होता है, चंद्रगुप्त फर्स्ट। तो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है आपका इंपॉर्टेंट जो गुप्त पीरियड है वो यहीं से स्टार्ट होता है। ठीक है, अब इसको हम अच्छे से पढ़ लेते हैं क्योंकि आपका इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला तो आपको इसका टाइम पीरियड ही पता होना चाहिए। चंद्रगुप्त फर्स्ट का टाइम पीरियड कितना है, 319 से 335 ईस्वी तक है। बहुत ज्यादा टाइम पीरियड तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ये पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि गुप्तों का जो शक्तिशाली शासक जो है वो कौन कह सकते हैं हम, चंद्रगुप्त फर्स्ट कह सकते हैं। तो चंद्रगुप्त फर्स्ट का टाइम पीरियड कितना रहा है, 319 से 335 ईस्वी तक रहा है। ठीक है, तो चंद्रगुप्त फर्स्ट का टाइम पीरियड क्या रहा, 319 से 335 ईस्वी तक रहा। यहां पर मैंने लिखा है गुप्त वंश का प्रथम स्वतंत्र और शक्तिशाली शासक चंद्रगुप्त क्या था, फर्स्ट था। ठीक है, तो सबसे शक्तिशाली कौन रहा है, चंद्रगुप्त फर्स्ट रहा है। चंद्र फर्स्ट क्या था, इसका इंपॉर्टेंट स्वतंत्र शासक था। वो कहीं ना कहीं जैसे श्री गुप्त है, घटोत्कच है, वो कहीं ना कहीं सेनापति बनकर काम कर रहे थे और बहुत छोटी टेरिटरी में थे। चंद्रगुप्त फर्स्ट जो है वो उभरकर सामने आया और इससे हमने क्या कहा कि एक ऐसा शासक था, स्वतंत्र और शक्तिशाली शासक था। इसने किसकी उपाधि धारण की, अपने आप महाराजा अधिराज की उपाधि धारण की। अब ये उपाधियां क्यों धारण क्या करते थे, ताकि ये क्या दिखा सके कि हम क्या है, वहां के टेरिटरी के राजा हैं या हमारा इस टेरिटरी में नाम चलता है। तो इसी प्रकार चंद्रगुप्त फर्स्ट ने किसकी उपाधि धारण की है, महाराजा अधिराज की उपाधि धारण की। इसे गुप्त वंश की वास्तविक रूप से स्थापना की और साम्राज्य को प्रतिष्ठा प्रदान की। अगर आपसे ये पूछा जाए कि वास्तविक संस्थापक कौन था, तो वास्तविक संस्थापक में आप क्या टिक करेंगे, चंद्रगुप्त फर्स्ट टिक करने वाले हैं। वैसे अगर आपसे पूछा जाए और श्रीगुप्त ऑप्शन में आ जाता है तो आपको श्रीगुप्त ही टिक करना है अगर ऑप्शन में आया तो। इसका मतलब ये है कि जो एग्जामिनर है वो आपसे श्रीगुप्त को टिक कराना चाहता है।
चंद्रगुप्त फर्स्ट ने नए संवत गुप्त संवत की स्थापना की है कब? 319 से 320 में। ठीक है, तो नया संवत गुप्त संवत के नाम से जाना गया और इसकी ये कब स्टार्ट होता है? 319 से 320 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई। चंद्रगुप्त ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया और उसके नाम के क्या चलाए? सिक्के भी चलाए। तो ये राजकुमारी से विवाह इसलिए किया ताकि इसका क्या स्थापित हो सके? वहां के एरिया में दबदबा स्थापित हो सके, इसलिए राजकुमारी से विवाह करता है और राजकुमारी के नाम के क्या चला देता है? सिक्के चलाता है। राजकुमारी कौन थी? लिच्छवियों की बेटी थी, ये लिच्छवियों की राजकुमारी थी, लिच्छवी प्रदेश की राजकुमारी थी, जिसका नाम क्या था? कुमार देवी था। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि कुमार देवी के नाम के सिक्के किसने चलाए हैं? तो ये चंद्रगुप्त फर्स्ट ने चलाए हैं। ये मौर्य नहीं है, ये गुप्त है, ये भी याद रखना है, कभी मौर्य और गुप्तों में आप कंफ्यूज हो जाओ। इसने स्वर्ण मुद्रा जारी की और सबसे अधिक सोने के सिक्के चलाने का श्रेय भी किसे जाता है? गुप्तों को ही जाता है। तो ये पॉइंट भी याद रखना है, सबसे ज्यादा सोने के सिक्के चलाने का श्रेय किसे जाता है? गुप्तों को जाता है। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में इसे क्या कहा गया? लिच्छवी दोहित्र कहा गया, क्योंकि जो समुद्रगुप्त था वो उसने भी अपने सिक्कों में किसका यूज किया है? अपनी जो लिच्छवी है, क्योंकि लिच्छवी इसके क्या हो गए? मामा हो गए थे। ठीक है, तो लिच्छवियों का क्या हो गया? दोहित्र हो गया। तो इसने अपने आप को किस नाम से संबोधित किया कि ये क्या है? लिच्छवी दोहित्र है। इसके बाद है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का जो टाइम पीरियड है 335 से 375 के आसपास रहा है। ठीक है, कब से कब तक रहा? 335 से 375 के आसपास। इसके बाद है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त की अगर हम बात करते हैं तो समुद्रगुप्त का टाइम पीरियड 335 से 375 के आसपास तक रहा था। गुप्त साम्राज्य का सबसे अधिक विस्तार जो है वो किसके समय में हुआ? समुद्रगुप्त के समय में हुआ था। समुद्रगुप्त ने बहुत सारी टेरिटरी पर अपना अधिकार स्थापित किया और इसे क्या कहा जाता है? इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। तो गुप्त साम्राज्य का सबसे अधिक विस्तार पूछेंगे तो आप क्या टिक करेंगे? समुद्रगुप्त टिक करने वाले हैं। समुद्रगुप्त के बारे में विस्तृत जानकारी हरिशेन की प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। अभी मैंने कहा था कि प्रयाग प्रशस्ति किससे रिलेटेड है? समुद्रगुप्त से रिलेटेड है। किसने लिखी है? हरिशेन ने लिखी है। कौन सी शैली में लिखी गई है? चंपू शैली में लिखी गई है। समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के 9 शासकों को पराजित किया था, यानी कि ये जो जहां जैसे एक्टिव था तो इसने क्या किया? जो उत्तर भारत का जो टेरिटरी थी वहां पर इसके 9 जो एरिया है उस पर क्या कर लिया? अपना अधिकार स्थापित कर लिया। इनके ऊपर क्या किया? इसने प्रत्यक्ष शासन स्थापित किया है। समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत के 12 शासकों को पराजित कर ग्रहण मोक्ष अनुग्रह की नीति अपनाई। इसने उत्तर भारत के 9 टेरिटरीज पर अपना अधिकार किया और ऐसे ही इसने जो दक्षिण भारत था वहां के 12 शासकों को क्या कर दिया? हरा दिया और उसके बाद क्या कर दिया? उन्हें छोड़ दिया, यानी कि जीत लिए इसने वो टेरिटरी और उनको छोड़ दिया। वहां से क्या करता था? ये टैक्स लेता रहता था, अर्थात शत्रु पर अधिकार कर उसे क्या कर दिया? मुक्त करना। और अनुग्रह क्या होता है? राज्य लौटाकर शत्रु पर दया करना। कुछ को क्या कर दिया? मुक्त कर दिया और कुछ के ऊपर इसने क्या की? दया की और उन टेरिटरी से क्या लेने लगा? टैक्स लेने लगा। कालिदास ने दक्षिणापथ विजय को कालिदास ने धर्म विजय की संज्ञा दी है। जो इसने दक्षिणापथ यानी कि दक्षिण के 12 इलाकों पर अपना शासन स्थापित किया था इसने क्या, जो कालिदास थे उन्होंने इसे किसकी संज्ञा दी? धर्म विजय की संज्ञा दी। इसके बाद है शक, कुषाण और मुरुड आदि शासकों ने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार करके इन 3 विधियों को अपनाया। जैसे आत्म निवेदन है, कन्योपन है, गुरुत्व भेदक है। आत्म निवेदन में क्या है? सम्राट के सामने हाजिर होना। कन्योपन क्या है? गुप्त राजाओं से पुत्री का विवाह कराना। मतलब उस टाइम पीरियड पर ऐसा होता था जो राजा हार जाता था वो अपनी बेटी का विवाह इन राजा से करा दिया करता था। गुरुत्व भेदक क्या होता है? अपने विषय या भक्ति के लिए शासन देश प्राप्त कर लेना। ठीक है, तो ये क्या है? 3 अधीनताओं किसकी विधियां थी। इसके बाद है समुद्रगुप्त के सिक्कों तथा प्रवर्ती शासकों के अभिलेखों के अनुसार उसने अपनी विजयों के बाद क्या कराया? अश्वमेध यज्ञ कराया। आपने देखा होगा अश्वमेध यज्ञ के बारे में हमने वैदिक पीरियड में पढ़ा था। ठीक है, तो समुद्रगुप्त के टाइम पीरियड पर भी क्या कराए गए हैं? अश्वमेध यज्ञ कराए गए हैं। तो यज्ञ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम पीरियड पर, क्योंकि इस टाइम पीरियड तक आते आते मंदिरों के साक्ष्य, मूर्तियों के साक्ष्य ये सब आपको देखने को मिलने लगे थे। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर उसके लिए व्याघ्र पराक्रमाक,
अप्रतिरथ, पराक्रमक आदि से क्या किया गया, विभूषित किया गया। जो समुद्रगुप्त था उसे संगीत से बहुत ज्यादा प्रेम था, संगीत प्रेमी था, ठीक है। इसे कैसे दिखाया गया, इसने ना एक सिक्का चलाया था, उस सिक्के पर इसे कैसे दिखाया गया, वीणा बजाते हुए दिखाया गया, ठीक है। तो इसे कैसे दिखाया गया, उसके ऊपर मतलब संगीत टाइप में वीणा बजाते हुए दिखाया गया था। तो इसलिए वहां से हमने क्या आइडिया लगाया कि किसका प्रेमी रहा होगा, संगीत प्रेमी रहा होगा। विद्या का संरक्षक था, कविराज की उपाधि भी धारण की थी, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा विद्वान टाइप का इंसान था ये। समुद्रगुप्त को क्या कहा गया, भारत का नेपोलियन भी कहा गया है, और ये किसने कहा है, वी.एस. स्मिथ ने कहा है, ठीक है। तो यहां तक आपका हो जाता है कंप्लीट। ये मैंने आपको बता दिया, समुद्रगुप्त तक के बारे में मैंने आपको गुप्त पीरियड पढ़ा दिया है। कल की क्लास में मैं आपको कंप्लीट गुप्त पीरियड के बारे में पढ़ाने वाली हूं। चाहे हमारी क्लास कल की थोड़ी लेंथी भी रह सकती है, बट आपका गुप्त पीरियड कल की क्लास में खत्म हो जाएगा। उसके बाद 1857 का रिवॉल्यूशन कराना है मेरे को, वो करा दूंगी। एंड देन 2-3 क्लासेस आपकी इंडियन पॉलिटी की रहेंगी, वो भी कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद 1-2 क्लासेस आपकी ज्योग्राफी एंड 2 क्लासेस आपकी इकोनॉमी की रहने वाली है। तो वहां से आपका जो सिलेबस है 10 क्लासेस भी नहीं लगेंगी, उनमें कंप्लीट हो जाएगा जो आपका सिलेबस मेंशन किया गया है। वैसे ऑलरेडी मैंने बहुत सारा करवा रखा है, पूरी की पूरी मॉडर्न हिस्ट्री मैंने करा रखी है, पूरी की पूरी पॉलिटी कराई हुई है। अगर किसी का मन करता है ना देखने का तो वो देख सकता है। अगर आपको अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ना है तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपकी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, और आप अगर प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो आपको बहुत सारी क्लासेस देखने को मिल जाएंगी। तो अब हम मिलने वाले हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, और चैनल को शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद